रात के 8 बज रहे थे और कनक ऑफिस से आ चुकी थी। उसने आरू से बात की थी, वो ठीक है, मगर फिर कनक परेशान थी, ना जाने क्यों। और रुद्र की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, जो उसने आते वक्त उससे पूछी थी। आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं हर वक्त? एनी प्रॉब्लम? और तभी डोरबेल बजती है और वह ख्यालों से बाहर निकल आई थी। उसने घड़ी की तरफ देखा था, जिसमें 8 बज रहे थे। इसका मतलब था कि शालिनी ऑफिस से आ चुकी है। वह अपने खुले बालों को जूड़ा बनाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वह हैरान रह जाती है। सामने शालिनी के साथ रोहन भी आया था। हाय कनक, लगता है मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई, उसने कनक की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा था, जो चौंक कर उसे देख रही थी। और शालिनी, जो उसके साथ खड़ी थी। तुम भी ना रोहन, तुम्हें पता है ना कि कनक आरू को लेकर थोड़ी परेशान है, वो कहते हुए अंदर चली जाती है। और उसके पीछे खड़ा रोहन भी उसके पीछे पीछे आकर शालिनी के साथ आकर सोफे पर बैठ जाता है। और कनक दरवाज़ा बंद करते हुए सोच रही थी कि आजकल रोहन का यहाँ आना जाना ज़्यादा ही हो रहा है। भले ही वह शालिनी का मंगेतर है, दोनों 6 महीने बाद शादी करने वाले हैं, मगर ये लोग बाहर तो मिलते ही हैं, फिर ये यहाँ क्यों? क्या हुआ कनक, फिर कहाँ खो गई? शालिनी ने कहा तो वो कुछ नहीं कहते हुए वो भी उनके साथ आकर बैठ जाती है। रोहन कनक की तरफ देखते हुए, तुम ज़्यादा ही फिक्र कर रही हो, आरू बहुत समझदार है, वो कहते हुए फिर कनक के पास आकर बैठ जाता है और कनक थोड़ा सा साइड हो जाती है। तभी शालिनी, रोहन इज़ राइट, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तुमने बात की उससे? वो पूछ रही थी। कनक, हाँ बात की है, सब ठीक है। मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। आज ऑफिस में काम भी ज़्यादा था और कल सुबह मिस्टर मित्तल ने मुझे जल्दी घर पर बुलाया है। मैंने खाना बना दिया है। रोहन, खाना खाकर जाना। गुड नाइट, वो कहते हुए उठकर खड़ी हो गई। उसे अब रोहन के अपने पास होने से उलझन सी महसूस होती थी और वह अब वहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी। शालिनी, तुम नहीं खाओगी? वो जाती हुई कनक से कहती है। कनक जो जा रही थी पलट कर उसे देखते हुए, नहीं, रास्ते में आते वक्त कुछ खा लिया था, तो तुम दोनों खा लेना प्लीज़, डोंट माइंड, वो कहती है। और रोहन, अरे नहीं यार, तुम जाओ, जाकर आराम करो, हम खा लेंगे। क्यों शालिनी? वो शालिनी को मुस्कुराकर देखते हुए कहता है। और शालिनी, हाँ ठीक है, कहते हुए सिर हिला देती है। फिर कनक अपने कमरे में चली जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। कुछ समय बाद शालिनी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगती है। रोहन वहाँ पर बैठा कनक के बारे में सोच रहा था। किस कदर मासूम आंखें हैं तुम्हारी, मैं ना जाने क्यों उनमें डूब जाता हूँ। इतनी शालीनता, इतनी सादगी। मैं जानता हूँ कि नींद और थकान तो बस एक बहाना है, असल में तुम्हें मुझसे दूर जाना था। हम तो अच्छे दोस्त हैं फिर। काश, काश कि तुम मुझे शालिनी से पहले मिली होती कनक। अब तुम कहाँ खो गए? शालिनी की आवाज़ सुनकर रोहन चौंक कर उसे देखता है। कुछ भी नहीं, मैं तो बस हमारी शादी के बारे में सोच रहा था कि दिन बहुत कम बचे हैं और तैयारियां बहुत बाकी हैं, वो कह रहा था। और शालिनी, हाँ सही कहा तुमने। और रोहन उसे मुस्कुराकर देखता है और खाना खाने लगता है। इधर अपने कमरे में सोई हुई कनक हाल से आ रही शालिनी और रोहन की बातें सुन रही थी। बस जल्दी से रोहन और शालिनी की शादी हो जाए, फिर मेरा ये वहम भी दूर हो जाएगा कि रोहन मुझसे। नहीं नहीं, शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे बस अपने और आरू के बारे में सोचना चाहिए, वो सोचते हुए अपना सर झटक देती है और दोबारा आंखें बंद कर लेती है। यहाँ रुद्र को नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर कनक का चेहरा उसके सामने आ जा रहा था। उसकी आंखों में देखते हुए मुझे अजीब सा क्यों महसूस होता है। उसके पास होने से अजीब सा एहसास होता है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आज क्यों? मगर वो हर वक्त इतनी उलझी हुई क्यों रहती है? क्या है उसकी उलझन की वजह? दादू से पूछूं क्या? नहीं नहीं, कहीं उन्होंने कुछ और समझ लिया तो, कि भला मैं एक अनजान लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा हूँ। वो भी बार बार अपनी आंखें बंद कर रहा था और खोलते हुए करवटें बदल रहा था। और तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन पर देखता है तो उसकी माँ का नंबर शो हो रहा था। फ़ोन उठाने के बाद, रुद्र, हेलो, जी मम्मी, कैसे हैं आप लोग? मम्मी, हम लोग तो ठीक हैं, मगर तुम्हें क्या हुआ? इंडिया पहुंचने के बाद ना फ़ोन ना मैसेज। रुद्र, मेरी प्यारी मम्मी, बस काम में बिजी कर दिया दादू ने, मैं फ़ोन करने ही वाला था। मम्मी,
हाँ दादू ठीक है। अच्छा ये बताओ मायरा कैसी है और तुमसे मिलने आई थी या नहीं? रुद्र: दादू बिल्कुल ठीक है। मायरा: हाँ आई थी। अच्छी है वो भी। मम्मी: अच्छी नहीं बहुत अच्छी है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। रुद्र: जी, पर आपको अचानक क्या हुआ है? मेरा मतलब है इतनी खुश क्यों हो रही हैं? मम्मी: मैं तो बस ऐसे ही। असल में बेटा बात यह है कि अब तुम्हारी उम्र 29 साल की हो गई है और तुम्हारे सारे दोस्त लगभग सेटल हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि सबकी तरह अब तुम भी अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो। तो एक मिनट, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। अचानक रुद्र उनकी बात बीच में ही काट कर कहता है। मम्मी: देखो बेटा, जो चला गया है उसके बारे में सोचने से वो वापस तो नहीं आ सकता है और ज़िंदगी तो चलती रहती है। तो मैंने और तुम्हारे पापा ने ये फैसला किया है कि तुम मायरा को जानो समझो, अभी नहीं 1 साल में। फिर हम उससे तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। वो हमें बहुत पसंद है और सबसे बड़ी बात कि उसे तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ पता है और फिर भी वह तुम्हें पसंद करती है। मम्मी की बात सुनकर रुद्र: एक पल के लिए उसे झटका सा महसूस होता है और वह खामोश हो जाता है और बिना कुछ कहे फ़ोन काट देता है और उधर मम्मी हेलो हेलो करती रह जाती हैं। मायरा अपने कमरे में सो रही थी और तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और वह नींद से बोझल थी। आंखें मलते हुए फ़ोन उठाती है। इतनी रात को कौन फ़ोन कर रहा है? हेलो? कार एक्सीडेंट, मर्डर। दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज़ सुनकर वह चौंक जाती है और उसकी नींद एकदम से गायब हो जाती है। वो अचानक से जाग जाती है। कौन है? कौन बोल रहा है? वो चिल्लाते हुए पूछती है और उसका चेहरा पसीने से भीगता जा रहा था। वो काफ़ी डरी हुई थी, जैसे कोई भूत देख लिया हो उसने। और तभी बिना कुछ कहे वो आदमी फिर से फ़ोन काट देता है। मायरा उसे दोबारा कॉल लगाती है मगर फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था और फिर नॉट रीचेबल बताने लगा है। वो बार बार उस नंबर को डायल कर रही थी और फिर वह थक गई थी, मगर फिर भी वह काफ़ी डरी हुई थी कि आखिर ये फ़ोन किया किसने, कौन था वह और इसे कैसे पता कि मैं नहीं। पर मैं तो वहाँ पर अकेली थी, किसी को भी नहीं पता था, न किसी ने देखा था। तो फिर और इस बात को इतने साल हो गए हैं, मगर फिर ये फ़ोन किसका था? घूम फिरकर सवाल और जवाब उसके ज़हन को झिंझोड़ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से ये ब्लैंक कॉल्स उसे आ रहे थे और इतना ही कहकर वो आदमी फ़ोन काट देता था। न जाने कौन था वो आदमी जिसके हाथ मायरा का राज लग गया था, जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा था। इधर रुद्र को मम्मी से बात करने के बाद नींद नहीं आ रही थी। वो बस बालकनी में खड़ा था और आसमान की तरफ देख रहा था। पता है मुझे कि तुम जा चुकी हो, ऐसी जगह जहाँ से कोई भी लौट कर नहीं आ सकता है, पर मैं फिर भी इन 7 सालों में ऐसा एक एक दिन, एक पल नहीं बिता सका जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो। मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, ये जानते हुए भी कि मैं मायरा से शादी। और अब मुझे समझ आया कि मम्मी पापा इतनी आसानी से कैसे तैयार हो गए थे मुझे इंडिया भेजने के लिए। ये सब कुछ आप दोनों ने सोच समझ कर पहले से तय कर रखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? और मायरा तुम मेरे लिए बस मेरी एक अच्छी दोस्त हो और मैंने कभी तुम्हारे लिए वो फील नहीं किया था और ना ही आज करता हूँ। भले ही मन्नत मेरा गुजरा हुआ कल थी, मगर मैं आज भी उसकी यादों के साथ ही जीता हूँ और जीना चाहता हूँ। उसकी जगह मैं किसी को भी नहीं दे सकता हूँ बस। बालकनी में खड़ा रुद्र अपने गुजरे हुए कल को याद कर रहा था। रुद्र रुद्र आई लव यू टू, उसने आखिरी बार कहा था मरने से पहले। सालों पहले मन्नत उसकी दोस्त थी जिससे वह फेसबुक पर मिला था। मन्नत इंडिया में रहती थी और कमाल की बात थी कि वो भी मुंबई से ही थी। और फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें किया करते थे, वीडियो चैट पर, फिर कॉल पर। और फिर मन्नत ने उसे इंडिया आने के लिए कहा था कि वह आए और उसके पेरेंट्स से बात करे, और रुद्र मान भी गया था। रुद्र ने अपने मम्मी पापा को भी उसके बारे में बता दिया था और मना भी लिया था, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उन दोनों का साथ बस कुछ सालों का ही था। रुद्र के मन्नत से मिलने से पहले ही एक दिन उसे खबर मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और फिर रुद्र जैसे तैसे इंडिया पहुंचा था। मगर जब वो उससे मिला तो उसने बस आखिरी बार यही कहा था कि रुद्र आई लव यू टू। और फिर कुछ समय बाद डॉक्टर ने कहा
अब वह नहीं रही। वो उसे छोड़कर जा चुकी थी और रुद्र की जब उससे आखिरी बात हुई थी तब उसने उससे यही कहा था, रुद्र आई लव यू टू। और रुद्र उससे बहुत प्यार करता था। उसकी मौत के बाद कई सालों तक वो खुद को संभाल नहीं पाया था और वो इंडिया भी नहीं लौट कर आया था। और इतने सालों बाद जब उसने दोबारा जीना सीख लिया था तो और अब आगे बढ़ रहा था तो लोग उसके अतीत के पन्नों को फिर से उलट पलट कर देख रहे थे। क्यों? हाँ, मानता हूँ कि ज़िंदगी का सफ़र अकेले नहीं कटता है और किसी के चले जाने से इंसान जीना नहीं छोड़ देता है, मगर साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ एक दूसरे को जानना ही तो ज़रूरी नहीं होता है। उसके बीच प्यार भी तो होना चाहिए ना, जो मुझे मायरा से नहीं है और जहाँ तक मुझे लगता है ना कभी होगा। अगर प्यार होना ही होता तो सालों पहले हो चुका होता। अब ये बात मैं मम्मी पापा को कैसे समझाऊं? मैं कर लूँगा शादी, मगर उस दिन, जिस दिन मैं दोबारा उसी एहसास को महसूस करूँगा जो मैं मन्नत के लिए महसूस करता था या फिर आज भी करता हूँ। कितनी अजीब बात है। ये शहर तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूँ, पर तुम यहाँ नहीं हो। पर फिलहाल मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। वो काफ़ी देर से खुद में उलझा हुआ था और खुद से ही बातें कर रहा था। कनक, कनक, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। इतनी मोहब्बत दूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुंबई चली आओ, हम शादी कर लेते हैं। और फिर सब झूठ था, फ़रेब था। तुम नहीं आए, ना कभी पलट कर देखा और ना कभी जानने की कोशिश की कि मैं कैसी हूँ, ज़िंदा हूँ कि नहीं। इस अनजान शहर में मैं तुम्हारे भरोसे आई थी। तुम्हारे खातिर मैंने अपना घर परिवार, अपने परिवार वालों को छोड़ा था और तुमने तुमने मुझे ही छोड़ दिया। मोहब्बत नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है, सब स्वार्थ है। स्वार्थ खत्म, मोहब्बत खत्म। इधर कनक अपने कमरे में जाग रही थी। कभी उठकर बैठ जा रही थी तो कभी पानी पी रही थी। वो खुद में उलझ कर रह गई थी। कनक सुबह सुबह तैयार होकर मिस्टर मित्तल से मिलने आ गई थी। वैसे भी रात भर उसे कभी रोहन की बातें और कभी अपने अतीत की गूंज ने ठीक से सोने नहीं दिया था और वह तो बस सुबह का इंतजार कर रही थी। वह जल्दी उठ जाना चाहती है और अब वह यहाँ आ गई थी। उसे आते हुए देखकर मिसेज डिसूजा ने कहा था, जो कि किचन में थी हमेशा की तरह, गुड मॉर्निंग कनक, कैसी हो? तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रात भर सोई नहीं ठीक से क्या? चेहरा सूजा हुआ लग रहा है। मिसेज डिसूजा कनक का चेहरा देखकर पूछ रही थी। कनक, नहीं सब ठीक है, बस आजकल काम ज़्यादा रहता है ऑफिस में ना, थकान की वजह से हो गया है। आप बताएं, आप कैसी हैं? थकान ज़्यादा हो गई थी तो क्या ज़रूरत थी इतनी सुबह सुबह यहाँ आने की? थोड़ी देर हो जाती तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। मिस कनक, अचानक रुद्र कहता हुआ किचन में आया था और कनक ने उसकी आवाज़ सुनकर पलट कर उसे देखा था। रुद्र कह रहा था, जो खुद सारी रात सो नहीं पाया था और सुबह जल्दी उठ गया था। कनक, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग कनक, बताएं क्या ज़रूरत थी इतनी सुबह सुबह आने की? और मिस डिसूजा, उसने कहा था। मिसेस डिसूजा, यस रुद्र बाबा। रुद्र, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है क्या? मिसेस डिसूजा, बस होने ही वाला है। आपका नाश्ता लगा दूं फिर? मेरा नहीं, हम सबका नाश्ता लगा दीजिए, मैं दादू को लेकर आता हूँ। रुद्र कहते हुए एक नज़र कनक की तरफ देखता है। मिस कनक, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज़। नो, नो सर, मैं ठीक हूँ बस। असल में मुझे मिस्टर मित्तल ने कहा था कि सुबह उनसे आकर मिलूं, तो मैं बस, कनक ने कहा था और रुद्र की तरफ देखा था। ब्लैक ट्राउज़र और उस पर स्काई ब्लू टी शर्ट, ऊपर से उसके बिखरे हुए बाल। वो तब भी अच्छा लग रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह एक शानदार शख्स था जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। ओके, तो आप हाल में बैठिए, मैं दादू को लेकर आता हूँ फिर। रुद्र कहते हुए एक बार फिर उसे देखता है और जाने के लिए पलटता है। लाइट पिंक कलर का सूट तुम्हारे ऊपर यह रंग जचता है बहुत, मिस कनक, अचानक से उसके मन ने कहा था और वो झेप गया था और सर झटक दिया था कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ। अचानक से उसे सामने देखकर मैं अपनी सारी परेशानी कैसे भूल गया। उसे अपने सामने देखकर मन में एक खुशी सी क्यों महसूस होती है? नहीं, शायद मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, उसने मन ही मन में कहा था और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। इधर कनक सोच रही थी कि जब भी ये मेरे सामने आता है मुझे किसी अपनेपन का एहसास क्यों होता है।
ऐसा लगता है जैसे मैं उसे जानती हूँ। कुछ समय बाद कनक मिस्टर मित्तल से मिलने के बाद रुद्र के साथ ऑफिस निकल चुकी थी और गाड़ी में बैठी हुई, मगर ड्राइव रुद्र कर रहा था। कनक खिड़की से बाहर देख रही थी और रुद्र सामने की तरफ, तो कभी मिरर में उसे देख रहा था। मिस कनक, रुद्र ने अचानक से कहा तो वह जल्दी से यस सर कहते हुए उसे देखती है तो रुद्र हंस पड़ता है। इतना घबरा क्यों गई आप? उसने कहा था। नहीं सर, आप कुछ कह रहे थे, कनक ने कहा था। रुद्र, हाँ मैं कह रहा था कि यहाँ मुंबई में सुकून के लिए लोग कौन सी जगह जाते हैं? क्या सर? मैं कुछ समझी नहीं, कनक ने उसकी बात पर हैरानी से पूछा था। रुद्र, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर वो दरगाह शरीफ है जो समुद्र के बीच में है। किसी ने बताया था मुझे सालों पहले, कहा था कि वह मुझे वहाँ लेकर जाएगी। वहाँ बहुत सुकून मिलता है। वो जब भी परेशान होती है वहीं पर जाती है। कनक वैसे ही हैरान होकर, कौन सर? हाँ थी कोई, पर अब उसने हमेशा हमेशा के लिए सुकून की नींद को अपना ठिकाना बना लिया है। सी इज़ नो मोर, रुद्र ने उसकी तरफ देखकर कहा था। और कनक, ओह आई एम रियली सॉरी सर। रुद्र, वो किस लिए? एनीवे आई नेवर माइंड। मैं उसकी यादों को जब याद करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो मेरे पास ही बैठी हो और मुझे देख रही हो। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो ये मायने ही नहीं रखता है कि दूरियाँ कितनी हैं, बल्कि जब इश्क सच्चा होता है तो ये सब खुद ब खुद मिट जाती हैं। मिस कनक, डू यू बिलीव इन लव? मेरा मतलब है कि आपने कभी किसी से प्यार किया है जिसका आपको इंतज़ार हो? अचानक से न जाने रुद्र को क्या हो गया था। उसने कनक से ऐसा सवाल कर लिया था कि कनक एक पल के लिए सुन्न हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी रास्ते ख़त्म हुए और ऑफिस आ गया था। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला था। सर, ऑफिस आ गया है, गाड़ी रोक दें? कनक ने कहा था। और रुद्र, अरे हाँ ऑफिस आ गया है, आपके साथ तो वक्त का पता ही नहीं चलता है। कनक, कैसे आधे घंटे बीत गए? वैसे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बताएं। उसने दोबारा फिर से वही सवाल की बौछार शुरू कर दी थी और कनक ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला था और बाहर निकल आई थी और उसकी खिड़की के सामने खड़ी हो गई थी। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं सर, और जिस दिन मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे उस सुकून की जगह का नाम हाजी अली दरगाह शरीफ है। शाम को वापसी में चलते हैं, मैं आपको ले चलूँगी। मैं भी आज वहाँ जाना चाहती थी, तो साथ में चलते हैं। पर अभी तो फ़िलहाल ऑफिस चलिए, यहाँ पर बहुत कुछ हमारा इंतज़ार कर रहा है फ़िलहाल, कनक ने कहा था। तभी रुद्र मुस्कुराते उसकी बातों पर, यस मिस कनक, आज लग रहा है कि आप मेरी बॉस हैं और मैं आपका सेक्रेटरी। कनक रुद्र को देखती है, वो मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगता था। उसकी आंखें भी बातें करती थी, मुस्कुराती थी। मिस कनक, क्या हुआ? अचानक ही उसने कहा था। और कनक एक पल के लिए, हाँ कुछ नहीं सर, चलिए, कनक ने कहा था। ओह, मैं भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ आजकल। चलिए ना सर, उसने दोबारा कहा था और आगे बढ़ने लगी थी। और रुद्र भी गाड़ी पार करके उसके पीछे चल रहा था। और तभी कनक का गुलाबी दुपट्टा हवा के झोंके से उड़ते हुए उसके चेहरे पर आ गया था और उसने उसे जैसे ही हटाया था। रुद्र उसे हटाते हुए कनक की तरफ देख रहा था। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली थीं। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए थे। एक अजीब सी खामोशी थी उन दोनों के बीच जो शोर मचा रही थी। कुछ कहना चाह रही थी, मगर क्या, यह उन दोनों को भी नहीं समझ में आ रहा था। तभी कनक खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती है और अपना दुपट्टा रुद्र के हाथ में से छुड़ाते हुए उसकी तरफ देखती है। पता नहीं अचानक ये हवा कैसे चलने लगी। चलिए अंदर चलते हैं, वो कहते हुए पलटती है और तभी पीछे से रुद्र की आवाज़ आती है। ये हवाएं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहना चाहती हैं। तुम सुन रही हो कनक? महसूस करो। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई अपनी है जो मुझसे बहुत दिनों बाद मिली है और मेरे सीने से लग जाना चाहती हैं, मगर नहीं, बस छूकर गुजर जा रही हैं, उसने कहा था। और कनक ने फिर से पलट कर देखा था उसे। वो खड़ा था वहीं पर वैसे ही, बाहें फैलाए। न जाने उसे क्या हो गया था। शायद कोई किसी पुरानी याद ने उसे फिर से याद किया है। यह सब बातें मेरी समझ से तो परे हैं सर। हवाएं हैं, बस रुख बदलना इनकी आदत में शुमार में। आप चलिए,
काम बहुत है, उसने कहा था। और कनक आगे बढ़ गई थी फिर से, और रुद्र उसके पीछे चल पड़ा था। सही कहा आपने, ये हवाएं हैं, मगर इसमें खास बात यह है कि उसके शहर की हवाएं हैं। वो मन ही मन में बोला था और कनक के पीछे पीछे चल रहा था। और उन दोनों को ऐसे देख रहा था रोहन, जो अपने केबिन की खिड़की पर खड़ा था। वो भी इन हवाओं से परेशान होकर खिड़की बंद करने आया था, जो अंदर घुसकर ऊधम मचा रही थी। और तभी उसकी नज़र रुद्र और कनक पर पड़ी थी, जहाँ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। न जाने क्यों रोहन के दिल में उन्हें एक साथ देखकर अजीब सी चुभन महसूस हुई थी, जैसे किसी ने धीरे से कोई सुई चुभो दी हो और वह छटपटाकर रह गया हो, और होठों पर बस एक आह रह गई हो। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। कनक और रुद्र सर का कोई मैच नहीं है, वो तो बस मेरे लिए बनी है, उसने मन में सोचा था। और दोबारा खिड़की की तरफ से मुड़कर अपनी जगह पर आकर बैठ गया था, और कुर्सी जोर जोर से हिलाने लगा था, और आंखें बंद कर ली थीं। ओह कनक! रोहन, क्या है ऐसा तुम में, जो मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ खुद पर से काबू खो देता हूँ। मिस्टर मित्तल ने कनक को सुबह सुबह घर पर बुलाया था कि अगले हफ्ते उन्होंने रुद्र के लिए एक पार्टी रखी थी, और उसमें शहर के जाने माने बिजनेसमैन और नामचीन हस्तियों को बुलाया था कि ताकि वह सब रुद्र से मिल सकें। और वह ये भी सबको बताना चाहते थे कि अब मित्तल ग्रुप्स कंपनी का नया सीईओ रुद्र मित्तल होगा। कनक अपने केबिन में बैठी हुई थी, फ़ोन पर एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रही थी कि कनक, पार्टी मित्तल मेंशन में ही होगी और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, और कनक फ़ोन कानों से साइड करते हुए कम इन कहती है। और दरवाजे पर रोहन खड़ा रहता है, जो अब अंदर आ रहा था। उसे अचानक सामने देखकर वह चौंक जाती है कि ये यहाँ पर कैसे, और अभी तो कोई काम भी नहीं है। फिर वह फ़ोन पर, बाकी बातें मैं आपको बाद में समझा दूंगी, कहकर वह फ़ोन काट देती है और साइड में रख देती है, और अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। कोई काम था मुझसे रोहन, वो कहते हुए सामने खड़े रोहन की तरफ देखती है, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। और फिर वह उसके सामने की चेयर पर बैठते हुए, नहीं यार, ये क्या हर वक्त काम काम करती रहती हो। अब क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त से खैरियत पूछने उससे मिलने नहीं आ सकता है। वो कहता है, कनक, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस यूं ही पूछ रही थी। वैसे शादी के कार्ड छपने के लिए दे दिए तुम दोनों ने, वो सहजता से कहती है, खुद पर काबू रखते हुए। रोहन चौंक कर, सब हो जाएगा। रोहन, ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ में आजकल क्या हो रहा है। उसने ऐसे उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो कनक कुछ देर के लिए हैरान रह गई थी कि यह ऐसे क्यों बात कर रहा है, कहना क्या चाहता है। वो मन में सोचती है, क्या मतलब है इसका। सब ठीक चल रहा है, तुमसे कुछ छुपा हुआ तो नहीं है, कनक ने फिर से बैठते हुए कहा था। भाई तो छुपाना भी मत, मेरी नज़र हर वक्त तुम पर है, समझी, उसने कहा था। और फिर बिना कुछ सुने वहाँ से उठकर चला गया था। और कनक उसे जाते हुए देखती है, और फिर धम से दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसे क्या हुआ है, और मैंने क्या छुपाया है, और मैं क्या छुपा सकती हूँ, और क्यों छुपाऊंगी। इसे तो सब पता है, मेरी ज़िंदगी इसके सामने खुली किताब है। फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रहा था। वो मन में सोचती जा रही थी और परेशान हो रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, और वह साइड में रखे हुए फ़ोन की तरफ देखती है, जिस पर एक डीलर का नंबर शो कर रहा था, जिसके साथ आज उनकी मीटिंग थी, और रुद्र को उनसे मिलवाना भी था। वो फ़ोन रिसीव करती है और कहती है कि हम बस 1 घंटे में पहुंचते हैं मिस्टर बंसल। फिर वह फ़ोन साइड में रख देती है और चेयर पर सिर टिकाए आंखें बंद कर लेती है। उफ, आजकल बहुत काम रह रहा है, और आरू से मिलने भी नहीं जा पा रही हूँ। वो मेरा रोज़ इंतज़ार करती होगी। वो बेबी मम्मा भी आपको बहुत मिस करती हैं। कौन किसे मिस कर रहा है बहुत। अचानक से सामने खड़े रुद्र को देखकर वह चौंक कर आंखें खोलती है। जब उसकी आवाज़ कानों में गूंजती है, वह हड़बड़ाकर उठ खड़ी होती है। सर आप, नहीं, मैं तो बस, आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना प्लीज़, वो कहती है। रिलैक्स कनक, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। मैं तो बस ऐसे ही चला आया था कि अकेले उन फाइलों के बीच में उलझ सा गया था, और तुम भी बहुत देर से नज़र नहीं आई, रुद्र कहते हुए वहाँ की चेयर पर बैठ गया था। ओह सॉरी सर, आप मुझे फ़ोन कर देते मैं आ जाती, वो भी कहते हुए बैठ जाती है।
हाँ, हमेशा तो आप ही आती हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं ही चला जाता हूँ। वैसे किसे याद कर रही थी आप? उसने कहा था और कनक उसकी बात पर कुछ देर खामोश हो गई थी। फिर कहा था, किसी को नहीं, बस काम की वजह से थोड़ा स्ट्रेस है बस। ओह! स्ट्रेस है, सर में दर्द भी होगा। मैं दवा दूँ क्या? वैसे मैं सर की मसाज अच्छी करता हूँ, माँ कहती हैं। अरे नहीं नहीं सर, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। मैं मेडिसिन ले लूँगी। अच्छा, आज हमारी मिस्टर बंसल के साथ मीटिंग है, 1 घंटे बाद, तो हमें अब निकलना होगा। उनका ऑफिस यहाँ से दूर है काफ़ी, और फिर मुंबई में ट्रैफिक का तो आपको पता है। मैं बाहर गाड़ी में इंतज़ार करती हूँ, आप आइए फिर चलते हैं। वो भी कहते हुए वहाँ से उठकर बाहर निकल जाती है और रुद्र उसकी इस हड़बड़ाहट भरी हरकत पर हंस देता है। रुद्र हैरान भी हो जाता है, यह लड़की सच में बहुत अजीब है। मैंने तो बस छोटा सा मजाक किया था, और ये, खैर जो भी हो, है बहुत साफ दिल, बिल्कुल मन्नत। अचानक वो कुछ कहते कहते चुप हो गया था। शायद वो मन्नत की बात कर रहा था कि कनक की आदतें बिल्कुल उससे मिलती जुलती थीं। वो भी रुद्र के छोटे मोटे मजाक पर ऐसे ही रिएक्ट करती थी। और उधर कनक जल्दी जल्दी चलती हुई पार्किंग की तरफ बढ़ रही थी। सर भी ना कभी कभी काफ़ी अजीब बातें करते हैं, पर उनकी बातें सुनकर मुझे वैसा महसूस नहीं होता है जैसा रोहन की बातों से होता है। रोहन की बात तो तीर की तरह दिल में चुभती है और तकलीफ सी होती है। क्यों? बुरा लगता है, मगर कह नहीं पाती, क्योंकि शालिनी के मुझ पर बहुत एहसान है और मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। कनक गाड़ी में रुद्र का इंतजार कर रही थी। आज उन्हें एक क्लाइंट से मिलने जाना था और फिर रुद्र के आने के बाद वह दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। कनक खामोशी से ड्राइव कर रही थी और रुद्र बस उसके खामोश चेहरे की तरफ तो कभी बाहर खिड़की की तरफ देख रहा था। कनक के चेहरे पर अजीब सी कसमकस छाई हुई थी। उसे आजकल रोहन की बातों ने काफ़ी परेशान कर रखा था, मगर वह चाहकर भी शालिनी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। और उसे बस डर इस बात का था कि कहीं रोहन ने शालिनी से शादी करने से इनकार कर दिया या फिर मुझे ही उसके सामने गलत ठहरा दिया, तो फिर क्या होगा। इतने सालों में बस वो एक ही थी जिसने उसे समझा था और उसका साथ दिया था, और कनक शालिनी की दोस्ती खोना नहीं चाहती थी। मिस कनक, क्या सोच रही हैं? अचानक रुद्र ने उसे यूं खोए खोए हुए देखकर पूछा था। कनक चौंक कर उसकी तरफ देखती है। हाँ, कुछ नहीं, बस मैं उस डील के बारे में सोच रही थी जो हमें मिस्टर बंसल के साथ साइन करनी है। रुद्र, अच्छा, पर इतना मत सोचिए, आप काम का बहुत प्रेशर लेती हैं आप, उसने कहा था। हाँ, कोशिश करूँगी सर, वो बस इतना ही कह पाई थी। अब वह उसे क्या बताती कि वह आजकल किस मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। कुछ समय बाद वह दोनों बंसल ऑफिस पहुंच गए थे और कनक ने गाड़ी रोकी थी और रुद्र की तरफ देखा था, और फिर वह दोनों उतरकर बंसल ऑफिस की तरफ बढ़ गए थे। उनका ऑफिस बिल्डिंग के साथ में फ्लोर पर था। वो दोनों लिफ्ट में थे कि तभी अचानक से लिफ्ट रुक गई थी। शायद लाइट कट गई थी और कनक उसे घुटन महसूस हो रही थी। यह बीमारी उसे तब हो गई थी जब से वह मुंबई में रहने लगी थी। अकेले और धोखेपन की घुटन। उसकी सांस फूल रही थी और तभी रुद्र ने उसकी तरफ देखा था। उसका चेहरा पसीने से भीगता जा रहा था और आंखें बंद हो रही थीं। क्या हुआ कनक? आर यू ऑल राइट? ये लिफ्ट क्यों बंद हो गई है और आप? वो ये सब देखकर काफ़ी घबराया हुआ था और कनक को अपनी बाहों में भर लेता है। लगता है आपको बंद कमरों से घुटन महसूस होती है। सांस की प्रॉब्लम थी तो पहले बताना चाहिए था ना, हम सीढ़ियों से चलते। वो कहते हुए अपने रुमाल से उसका चेहरा पोंछता जा रहा था और कनक को तो जैसे होश ही नहीं था। वह रुद्र की बाहों में गिरती जा रही थी और रुद्र उसे संभाल रहा था, और अब वह दोनों जमीन पर बैठे हुए थे। कनक रुद्र के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी और रुद्र कभी उसके चेहरे पर आ रहे पसीने को पोंछ रहा था तो कभी उसके बालों को सहला रहा था और अपने मुंह से उसके चेहरे पर हवा की फूंक मार रहा था। पता नहीं कोई सुन क्यों नहीं रहा है। जस्ट रिलैक्स, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, बस तुम धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करती रहो, वो कहते हुए उसे अपने सीने से लगाए हुए था और कनक किसी छोटे बच्चे की तरह उसमें समाती जा रही थी। और तभी लाइट आ गई थी और लिफ्ट चल पड़ी थी, और फिर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था और रुद्र कनक को गोद में उठाकर बाहर लेकर आता है और फिर वह मिस्टर बंसल के ऑफिस में चला आया था। मिस्टर बंसल ये सब देखकर बहुत ही हैरान रह जाते हैं। ओह मिस कनक,
इन्हें क्या हुआ? वो पूछते हैं। यह लिफ्ट बंद होने की वजह से बेहोश हो गई थी। मैं रुद्र मित्तल, पानी मिलेगा क्या? वो कहते हुए कनक को वहाँ की चेयर पर बैठा देता है और आवाज़ देने लगता है और पानी की छींटों से उसके चेहरे पर मारता है और फिर कनक धीरे धीरे आंखें खोलती है। आर यू ऑल राइट? अब ठीक हो आप? ये पानी पियो, अच्छा महसूस होगा। वो कहते हुए पानी की बोतल कनक की तरफ बढ़ाता है और कनक सर हिला देती है और पानी पीने लगती है। वहीं पर खड़े मिस्टर बंसल उन दोनों को गौर से देख रहे थे। न जाने उनके मन में क्या चल रहा था, उन दोनों को इस तरह देखकर जो वो मुस्कुरा रहे थे। फिर वो आगे बढ़कर, मिस कनक ठीक हैं अब आप? वो भी पूछते हैं और कनक, यस सर ठीक हूँ, वो कहती है। कुछ समय बाद कनक, रुद्र और मिस्टर बंसल उनके नए प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। प्रोजेक्ट जो कि एक कॉलोनी बनाने के ऊपर थी और जहाँ की ज़मीन मिस्टर बंसल की थी, मगर वह इसमें मित्तल ग्रुप कंपनी को पार्टनर बनाना चाहते थे। मिस्टर बंसल, हाँ तो आप हैं रुद्र मित्तल, मिलकर खुशी हुई। उम्मीद है कि आपके काम से भी खुशी होगी। रुद्र, जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और कनक है ना? वो कहते हुए कनक की तरफ देखता है। मिस्टर बंसल, हाँ मिस कनक हैं, तो फिर चिंता कैसी? क्यों मिस कनक? कनक, आप बेफिक्र होकर हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। वो कहते हुए उन्हें देखती है और मिस्टर बंसल मुस्कुरा देते हैं। और आखिर में डील साइन करने के बाद रुद्र और कनक सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। हालांकि कनक ने लिफ्ट से ही चलने के लिए कहा था, मगर रुद्र कुछ देर पहले उसकी हालत देखकर नहीं माना था। और तभी कनक को याद आया कि फाइल तो अंदर ही रह गई है ऑफिस में। वह रुद्र को कहती है कि आप नीचे उतरिए, मैं फाइल लेकर आती हूँ। और रुद्र भी साथ चलने के लिए कहता है, मगर कनक उससे कहती है कि बस 5 मिनट में आती हूँ, आप चलिए। और बस सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। मायरा रात को उस अनजाने आदमी के फ़ोन आने से वह परेशान हो गई थी और उस आदमी ने उसे दोबारा कॉल किया था और मिलने के लिए बुलाया था और कहा था कि अगर वह नहीं आई तो वह पुलिस के पास चला जाएगा। उसके पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसने अपनी गाड़ी से एक बाइक सवार को उड़ा दिया था और फिर वह कार से बाहर निकल कर भी आई थी और उसका चेहरा फुटेज में दिखाई दे रहा था। फिर वह दोबारा अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली गई थी और वह बाइक सवार वहीं ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था और मर गया था। मायरा उस अनजान आदमी की बातों से काफ़ी डर गई थी कि इतने सालों बाद जो एक्सीडेंट उससे हुआ था आज किसी को पता चल गया है। उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था, मगर फिर कैसे उसे पता चल गया था और वह मजबूरन उसकी बुलाई गई जगह पर जा रही थी। इधर कनक जब मिस्टर बंसल के ऑफिस में दोबारा पहुंचती है और कहती है कि मैं फ़ाइल यहीं पर छोड़कर चली गई थी गलती से, तो मिस्टर बंसल मुस्कुराते हुए उसकी तरफ फ़ाइल बढ़ाते हैं और कहते हैं, ओह ये लीजिए। और कनक जैसे ही फ़ाइल की तरफ हाथ बढ़ाती है कि बंसल उसका हाथ पकड़ लेता है। इतनी जल्दी क्या है, कुछ समय हमें भी दीजिए। वो कहते हुए उसे देखता है और उसकी कलाई को ज़ोर से दबा देता है और कनक उसकी इस हरकत पर हैरान रह जाती है क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था उसके साथ। फिर आज ये वो अपना हाथ झटके से छुड़ा लेती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बातें ही तो कर रहा हूँ। और जिनके साथ तुम लिफ्ट में बंद थी उसने तो न जाने क्या क्या किया। वो कहते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कनक के करीब आकर उसके कानों के पास कहता है, मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें उस रुद्र से ज़्यादा प्यार और ज़्यादा कीमत दूंगा। सोच लो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कनक को मिस्टर बंसल से ऐसी गंदी बातों की उम्मीद नहीं थी और उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह बिना कुछ सोचे समझे एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा देती है। और बंसल ज़ोर से चीखते हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, 2 टके की बदचलन औरत! तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता, कि तू बिना शादी के ही माँ? वो कह रहा था कि तभी कनक उसे और एक थप्पड़ लगा देती है और जोर का धक्का देती है और बंसल चेयर से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। और कनक दरवाजे की तरफ भागते हुए उसे देखती है और कहती है कि मैं क्या हूँ यह आपको पता है, पर आप क्या हैं यह जानकर मुझे घिन आ रही है आपसे। थू! वो जमीन पर थूक देती है और बाहर तेज तेज कदमों से निकल जाती है। और बंसल जमीन पर बैठा हुआ गुस्से से लाल आंखें किए
2 टके की औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। बंसल, मैंने भी तेरी शराफत का चोला पूरी दुनिया के सामने से ना उठा दिया तो कहना। इस एक थप्पड़ की कीमत तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, वो मन में कह रहा था और सीढ़ियाँ उतरती हुई कनक का चेहरा आंसुओं से भीगता जा रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने एक एक करके उसके पूरे बदन में कांटे चुभो दिए हों और वह तकलीफ से तड़प रही हो। मगर पार्किंग में पहुंचने से पहले ही उसने अपने आंसू और चेहरा साफ कर लिया था, जहाँ गाड़ी में रुद्र उसका इंतजार कर रहा था और वह उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, वरना वो ना जाने क्या करेगा बंसल के साथ। वो जब गाड़ी के पास पहुंचती है तो रुद्र ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा था, बड़ी देर कर दी, कहाँ चलना है मैडम? और वह ज़बरदस्ती स्माइल करके दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठ गई थी और कहा था, ट्रैफिक जाम था, सुकून की उसी जगह चलते हैं, चलिए। रुद्र, पर मुझे रास्ता नहीं पता है मैडम। कनक, कैसे ड्राइवर हैं फिर आप? उसने रुद्र की बातें सुनकर हंसते हुए कहा था। और फिर, चलिए मैं रास्ता बताती हूँ। रुद्र, ये हुई ना बात, हंसते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हैं आप। चलिए फिर, उसने कहा था और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। और कनक बस उसे देखती रह गई थी कि इस शख्स के साथ इसके पास होने से मन शांत सा हो जाता है। मैं अपने सारे गम भूल जाती हूँ, क्यों? हम तो बस कुछ दिनों से ही एक दूसरे को जानते हैं फिर। और तभी उसके कानों में बंसल की वो कांटेदार बातें चुभने लगती हैं और वह खिड़की से बाहर देखने लगती है और रुद्र को रास्ता बताने लगती है। और इन सबसे बेखबर रुद्र कनक से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। रुद्र बातें करते हुए ड्राइव कर रहा था और कनक खिड़की से दौड़ती भागती हुई सड़कों को देख रही थी और उसका चेहरा आंसुओं से भीगता जा रहा था, जो हवा से टकराकर बिखर रहे थे। जो कुछ भी अभी उसके साथ हुआ था, उसे सोचते हुए भी उसका वजूद कांप जा रहा था कि आखिर इतने सालों से मैं उस इंसान को जानती थी, मगर कैसे उसकी गंदी नज़र को पहचान ना सकी। खैर जो भी हो, अब तो मैंने उसे उसकी ही जुबानी समझा दिया है। मुझे 2 टके की कहकर उसने अपनी औकात दिखा दी आज। जलील आदमी, बस आगे और कुछ ना हो। मैं अब उस जलील इंसान का सामना दोबारा नहीं करना चाहती। अगली मीटिंग में मैं रोहन से कह दूंगी, वो जाकर देख लेगा सब कुछ। ओह, मगर रोहन, उसका भी तो कुछ समझ नहीं आता है कि वह चाहता क्या है। आजकल तो मुझे उससे भी अजीब सी दहशत होने लगती है और उसकी बातों से बेखबर शालिनी, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बस यही दुआ है कि जो भी हो अच्छा ही हो। इन सब बातों का असर मेरी और शालिनी की दोस्ती पर ना पड़े। कनक, चलिए, आ गई हमारी मंजिल। अचानक से रुद्र ने गाड़ी रोक दी थी और कनक ख्यालों से बाहर आ गई थी और जल्दी से अपना चेहरा साफ किया था। फिर रुद्र की तरफ देखा था और ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कान सजाए वो बोली थी, चलिए फिर, आपकी सुकून की जगह। और फिर वह दोनों गाड़ी से उतरकर चलने लगते हैं। समुद्र का किनारा, तेज चलती ठंडी हवाएं और वहाँ पर बसा वो दरगाह शरीफ, वहाँ सच में बहुत सुकून था। उन हवाओं से गुजरते हुए कनक के बाल बिखरे जा रहे थे और वो उन्हें अपने लहराते दुपट्टे से अपने सर को ढक रही थी। आप यहाँ हमेशा आती हैं? रुद्र ने उससे सुलझे हुए लहजे में पूछा था, जो खुद में उलझी हुई थी। हाँ, हाँ, हमेशा आती हूँ, जब भी परेशान होती हूँ। एक दोस्त ने बताया था मुझे इस जगह के बारे में। वो अक्सर यहाँ आती थी और मैं भी पहली बार उसके साथ ही यहाँ आई थी, मगर। कनक कहते कहते चुप हो गई थी। रुद्र, मगर क्या? क्या वो यहाँ नहीं आती है? कनक, नहीं। रुद्र, पर क्यों? क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए। किसी और दुनिया की निवासी हो गई है, जहाँ पर से कोई नहीं आता है। कनक कहते हुए आगे बढ़ रही थी और रुद्र उसके साथ साथ चल रहा था। और रुद्र उसकी बातें सुनकर, ओह सॉरी, मगर आपको उसकी बहुत याद आती होगी इस जगह पर आने पर, उसने कहा था। कनक उसकी बात पर रुक जाती है और उसकी तरफ देखती है। हाँ, याद तो आती है, हम अक्सर यहीं पर मिला करते थे। आपको पता है, आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। उसने मेरी जान बचाई थी, मगर मैं उसे नहीं बचा पाई। इस बात का मुझे बहुत अफसोस मुझे हर पल होता है, खासकर जब मैं यहाँ आती हूँ। वो कहते हुए अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। मिस कनक, रुद्र उसे पीछे से आवाज़ देता है और वह उसे पलट कर देखती है। फिर रुद्र दौड़कर उसके पास जाता है। जिंदगी में ऐसे लोग
जो हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। उन्हें याद करते वक्त रोते नहीं हैं बल्कि मुस्कुराते हैं। हमारे रोने से उन्हें तकलीफ़ पहुंचती है, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। वो कहते हुए कनक की तरफ अपना रुमाल बढ़ाता है, जो नम आँखों से उसे देख रही थी। और फिर कनक धीरे से मुस्कुराती है और वह रुमाल से अपने आंसू पोंछने लगती है। सही कहा उसने और आपने भी। चलिए जल्दी ज़ियारत करके यहाँ से चलते हैं। आज मैं थोड़ी थक गई हूँ तो जल्दी घर जाना चाहती हूँ, कनक कहती है। जैसा आप चाहें, वैसे आप बहुत जल्दी थक जाती हैं, अपना ख्याल रखा कीजिए। वो साथ साथ चल रहा था। कुछ समय बाद वह दोनों दरगाह के अंदर चले जाते हैं और कनक आंखें बंद करके दुआएं मांग रही थी कि बस आने वाले तूफान से मुझे बचा लें पीर बाबा। और वहाँ बैठा हुआ रुद्र उसे देख रहा था कि कितनी देर से आखिर ये कौन सी मन्नत मांग रही थी, और वो आंखें बंद करके खुद में मगन थी। किस कदर मासूम चेहरा, बातों में शालीनता, वजूद में एक ठहराव सा है जो ना भी चाहे इसकी तरफ खींचा चला जाए। और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था कि तभी फिर अचानक से कनक अपनी आंख खोलती है और रुद्र पर उसकी नज़र पड़ती है, जो मुसलसल उसे देख रहा था और रुद्र कुछ झेपते हुए। वो मैं देख रहा था कि काफ़ी लंबी दुआएं मांग रही थी आप, उसने वैसे ही मुस्कुराते हुए कहा था। और कनक, आपने कुछ नहीं मांगा? उसने पूछा था। हाँ, क्या मांगूं समझ नहीं आ रहा था। बस अभी एक मुश्किल में हूँ, मन में बहुत से सवाल हैं, बस उन्हें दूर कर दें पीर बाबा, वो कनक से कहता है और सामने की तरफ देखता है और फिर उठ खड़ा होता है। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अगली बार आने पर मांग लूँगा, जब समझ आएगा कि मुझे क्या चाहिए। और फिर कनक उसकी बात पर हाँ में सर हिला देती है और वह दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वह दोनों बाहर चल रहे थे और उधर उससे बात कर रहा था और वह उसकी बातों को गौर से सुन रही थी। वो उसे परसों होने वाली पार्टी के बारे में बता रहा था और वो काफ़ी परेशान है कि अनजान लोगों से कैसे मिलूँगा, और दादू का बिजनेस। और कनक उसे यही कह रही थी कि सब ठीक होगा, बस फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। और रुद्र ने उसकी बात पर उसे देखा था और मुस्कुरा दिया था। थैंक्स कनक, तुम मेरी बहुत मदद कर रही हो। और कनक, ये मेरा काम है सर, उसने जवाब में कहा था। अभी वो दोनों चल ही रहे थे कि एक औरत जिसने अजीब सी पोशाक पहन रखी थी उनसे टकरा जाती है और रुद्र उससे कहता है, देख कर चलिए। वो औरत, देख कर चलने की ज़रूरत तो तुम्हें भी है, जिस रास्ते पर चल रहे हो वो आसान नहीं है, उसने कहा था। रुद्र हैरान होकर, क्या मतलब? वो औरत, मतलब की ही तो दुनिया है, और जिन्हें मतलब नहीं है उनके पास दुनिया ही नहीं है। रुद्र और कनक उसकी बात पर हैरत में पड़ गए थे कि ये क्या कह रही थी। वो औरत एक जोगन की तरह लग रही थी, उम्र भी 50 के आसपास लग रही थी, मगर ये कैसी बातें कर रही थी। तभी कनक आगे बढ़कर उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है, ये लीजिए और हमें माफ़ कीजिए अम्मा। वो औरत पैसे नहीं लेती है और कनक का हाथ पकड़ लेती है। अम्मा कहा है तो इस अम्मा की एक बात भी मान ले, जो गुजर गया है, जो चला गया है, वो अब कभी लौट कर नहीं आने वाला है। उसे याद करने से कुछ नहीं होगा, मगर जो तेरे साथ खड़ा है वही तेरे साथ चलने वाला है। तो अब रुकना नहीं, चल देना। फिर वो कनक का हाथ छोड़ देती है और वह पैसे ले लेती है, मगर कनक के हाथ में कुछ दे जाती है। और कनक जब मुट्ठी खोलती है तो हैरान रह जाती है, और इससे पहले कि वह कुछ कहती, वो औरत वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पर खड़ा रुद्र भी ये सब देखकर बहुत हैरत में पड़ जाता है। क्या कह रही थी वो औरत कनक? कनक, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, बस कोई जोगन थी। चलिए, हमें घर चलना चाहिए अब, वो कहती है और उस चीज़ को अपने हाथ में दबाए जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाती है। और रुद्र वहीं पर खड़ा था और उसे जाते हुए देख रहा था। और फिर जैसे ही वह आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाता है, कोई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। और रुद्र जब पलट कर उसे देखता है तो वह हैरान रह जाता है कि यह तो वही जोगन है। बच्ची बहुत परेशान है, और तू भी। और हर परेशानी का हल यहाँ बाबा के दरबार में है, और तेरी परेशानी का हल भी तेरे बहुत करीब है, जिसे तू देख नहीं पा रहा है बच्चा। वो देख, तेरी परेशानी का हल। वो औरत सामने की तरफ उंगली का इशारा करते हुए जा रही कनक को दिखाती है, और रुद्र उसे देखता है। और फिर जैसे ही वह उस जोगन की तरफ देखता है, वो वहाँ नहीं रहती है।
वो पलट कर देखता है तो वह भी बहुत आगे जा रही थी। और फिर रुद्र दौड़कर कनक के पास पहुंच जाता है और साथ साथ चलने लगता है। कनक, कहाँ रह गए थे? रुद्र, वो मैं बस खड़ा लहरों को देख रहा था। इनके शोर में सन्नाटों की गूंज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो। वो चलते चलते हुए कह रहा था और कनक को देख रहा था, जो बस आगे बढ़ रही थी। और वो सोच रहा था उस औरत के बारे में जो उसने कहा था, तुम्हारे परेशानी का हल कनक है, मगर कैसे? क्या सोच रहे हैं? गाड़ी में ड्राइव करूं या फिर आप? कनक ने कहा था तो रुद्र अपनी सोचों से बाहर निकल आया था और चौंक गया था। मैं करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि पहले आपको घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं मित्तल मेंशन चला जाऊँगा। अब मुझे रास्ते भी समझ में आ गए हैं, वो कहता है। तो कनक, ठीक है फिर। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद कोई अपनी गाड़ी में बैठा उन्हें जाते हुए देख रहा था। और वो मायरा थी, जो यहाँ उस ब्लैक मिलर से मिलने आई थी, मगर वह उसे चकमा देकर भाग गया था और वह उसे पकड़ नहीं पाई थी। और तभी उसकी नज़र वहाँ पर खड़े कनक और रुद्र पर पड़ती थी और वह गुस्से में आकर गाड़ी में बैठ गई थी और उन दोनों को देख रही थी। आखिर रुद्र को उस कनक के साथ यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? वो मुझे भी कह सकता था, मैं उसे यहाँ ले आती। इस कनक को उसकी औकात दिखानी ही होगी। यह रुद्र के कुछ ज़्यादा ही करीब जाने की कोशिश कर रही है। मायरा बड़बड़ाते हुए गाड़ी स्टार्ट करती है और फिर वहाँ से चल देती है। और वहाँ गाड़ी में बैठी हुई कनक उस चीज़ को मुट्ठी में दबाए सोच रही थी जो उस औरत ने उसे दी थी। ये उसे कहाँ मिला? ये तो उसका है, जो वो हमेशा पहनता था। उसने कहा था कि ये खास कर उसने बनवाया है और वह इसे अपने गले से कभी नहीं उतारता था। तो फिर इतने सालों बाद राजीव को समझ नहीं आ रहा है। वो सोच रही थी वो एक लॉकेट था जो उसके हाथ में था। क्या होगा आगे? क्या करेगी मायरा? क्या है उस लॉकेट में? कौन है राजीव? जानने के लिए पढ़ते रहें कहानी का नेक्स्ट पार्ट।